वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। आज हम डायरेक्ट सम के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट सम की पहले तो डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद उसकी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कि कोई भी अगर वेक्टर स्पेस डायरेक्ट सम है दो सब स्पेसिस का या दो से भी ज़्यादा, हमने दो के लिए पर्टिकुलरली डेफिनेशन रीड की थी। तो वेक्टर स्पेस जो होगा वो लीनियर सम होगा उन दो सब स्पेसिस का, और ईच एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस हैज़ यूनिक रिप्रेजेंटेशन एज अ सम ऑफ द सब एलिमेंट्स ऑफ द सब स्पेसिस। एक तो ये थी। फिर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन यानी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि हमारे पास दोनों जो अगर वेक्टर स्पेस V सम है, डायरेक्ट सम है सब स्पेसिस W1 एंड W2 का, तो V जो होगा वो लीनियर सम होगा, और साथ में और उनकी जो इंटरसेक्शन आएगी दो सब स्पेसिस की जिनका V डायरेक्ट सम है, वो हमारे पास क्या होगा, उनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, दैट इज 0। इसके अलावा कोई एलिमेंट और कॉमन नहीं होगा। तो ये थी हमारी डायरेक्ट सम की डेफिनेशन। आज हम उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज जो हम लेके चल रहे हैं, पहले तो हम दो सब स्पेसिस दे रखे हो तो उनकी इंटरसेक्शन किस तरह से निकालेंगे वो हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो हमारा V जो है, पहला जो V है दैट इज इक्वल टू R3। तो V इज इक्वल टू R3 पहला हमारा पास, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस किस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास एक्स वाई जेड, वेयर एक्स वाई जेड क्या होंगे हमारे पास रियल नंबर। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। W1 एक इसका सब स्पेस लिया। W1 में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स लिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई एंड थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा वो पर्टिकुलरली होगा कि 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स और वाई रियल नंबर। तो दिस इज सब स्पेस, तुम चेक कर सकते हो कि सब स्पेस बनेगा। W2 हमारे पास फिर से एक सेट बनाया, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R3। किस तरह के एलिमेंट्स x, 2x और z। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट इज द 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास x और z जो होंगे वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो चेक कर सकते हो W1 एंड W2 आर द सब स्पेसिस ऑफ, देन W1 एंड W2 आर द सब स्पेसिस ऑफ are subspaces of R3। अब हम पहले तो इसकी इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इनकी इंटरसेक्शन किस तरह से निकालो, कि जब भी कोई दो सब स्पेसिस दे रखे हों उनकी इंटरसेक्शन किस तरह से निकाली जाएगी। तो हमारे पास ये है कि W1 किसका सब स्पेस है R3 का, W2 किसका सब स्पेस है R3 का, तो जो इनकी इंटरसेक्शन होगी वो भी किसका सब स्पेस होगी R3 का। देयरफॉर W1 एंड लिया हम R3 में से, और यानी कि इसका मतलब इंटरसेक्शन में से कोई एक एलिमेंट उठाया। दिस मीन्स एक्स वाई जेड W1 में भी जा रहा है। तो जब भी हमें इंटरसेक्शन निकालनी तो एक जनरल एलिमेंट वेक्टर स्पेस का उठाएंगे जो किस में होगा, इंटरसेक्शन में होगा। तो पहला ये इंटरसेक्शन में है तो एक्स वाई जेड किस में जाएगा W1 में भी, एक्स वाई जेड किस में जाएगा W2 में भी। अब हमारे पास W1 में भी जा रहा है और W2 में भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब W1 की डेफिनेशन है कि थर्ड कोऑर्डिनेट शुड बी द 3 टाइम्स, दैट मींस z is equal to 3 times x and x y z belonging to W2 means second coordinate is 2 times x, y is equal to 2x। that means अब हमारे पास कि कोई भी एक एलिमेंट उठाया था x y z, तो x y z की वैल्यू कितनी आ गई, x और y की वैल्यू है 2x और z की वैल्यू है 3x, वेयर x इज रियल नंबर। तो इट मीन्स जब भी कोई एलिमेंट उठाओगे इंटरसेक्शन में से, जब भी कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन से उठाओगे वो किस तरह का दिखेगा, x, 2x एंड 3x। देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 is a set of all those elements having this type x, 2x, 3x where x is real number। इट मीन्स इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स जाएंगे जिनका सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अब हम फिर से वही R3 का एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। V इज इक्वल टू R3। W1 एक सब स्पेस लिया, किस तरह के एलिमेंट्स R3 के वो एलिमेंट्स x y z सच दैट इन तीनों का जो सम आएगा वो 0 आ जाएगा।
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो दिस इज सब स्पेस, हमने पहले भी प्रूव किया इसकी तरह का एक सेट लिया था जिसमें वो सब स्पेस बना था। डब्ल्यू से एक सेट लिया x y z का, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन कि x इज इक्वल टू z, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट इक्वल हो। W3 एक और टाइप का सेट लिया हमने, किस तरह के एलिमेंट, जिसमें फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट आर्बिट्ररी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। सो दीज आर द 3 सेट्स हमने लिए, W1 W2 W3। वी कैन चेक इजिली कि ये तीनों जो होंगे वो सब स्पेस बनेंगे। सब स्पेस की इफ एंड ओनली कंडीशन चेक कर सकते हो, W1 W2 W3 आर सब स्पेसिस, सब स्पेसिस ऑफ V। अब हमने क्या निकालना है कि पहला पार्ट प्रूव करना है कि हमारा जो V होगा, यानी कि हमारा जो V R3 के इज डायरेक्ट W1 प्लस W3। पहला पार्ट ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है V इज ऑल्सो द सम ऑफ लीनियर सम, अभी तो हम करने जा रहे हैं W2 एंड W3। फिर इनमें से प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट चेक करेंगे, चेक इन 1 and 2 which is the direct sum, which linear sum is direct sum, which linear sum is direct sum। तो हमारे पास ये तीन हमने निकाल लिए। तो अब हमारे पास W1 दे रखा है, W2 दे रखा है, W3 दे रखा है। W1 W2 W3 सबस्पेसिस तो है ही, हमने निकालना है कि W1 प्लस W3 का जो सम आएगा वो V के बराबर, W2 प्लस W3 का जो सम आएगा वो V के बराबर। तो प्रूव करने के लिए पहले एक सिंपल सा हमारे पास वे आउट होगा, हम किस तरह से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। नाउ वी नो दैट सम ऑफ सबस्पेसिस इज अगेन ए सबस्पेस, हमें पता है। W1 सबस्पेस है, W3 सबस्पेस है, तो इनका W3 इज सबस्पेस ऑफ V। फर्स्ट पार्ट अगर हम करने जा रहे हैं, दिस इज सबस्पेस ऑफ V। सबस्पेसेस का मतलब सबसेट तो है ही है, दिस इज कंटेन्ड इन V। हमने तो इक्वालिटी लानी है, फर्स्ट पार्ट जो है हमें इक्वालिटी लानी है, दैट मीन्स वी शैल प्रूव। अब दो सेट बराबर लाने हैं, एक सेट को दूसरे में कंटेन निकालेंगे और दूसरे सेट को फर्स्ट में। कि अगर मुझे दो सेट A और B इक्वल लाने हैं तो क्या वे आउट होता है इसको करने का, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन वी गेट A इज इक्वल टू B। तो सेम हम यहाँ पर हमने V को इक्वल लाना है W1 प्लस W3 के, तो हम प्रूव करेंगे W1 प्लस W3 इज पार्ट ऑफ V एंड V इज आल्सो द पार्ट ऑफ W1 प्लस W3। लेकिन W1 प्लस W3 तो ऑलरेडी सबस्पेस है, तो इसका मतलब उसने तो जाना ही जाना है। तो सिर्फ आप क्या प्रूव करेंगे, V इज कंटेन्ड इन W1 प्लस W3। V हमारा R3। अब कंटेनमेंट की हमारे पास कंडीशन के एक एलिमेंट यहाँ से उठाओगे और हम निकाल के दिखाएंगे, आर्बिट्ररी एलिमेंट यहाँ से उठाओगे एक सेट से और दूसरी सेट में कंटेनमेंट में निकाल के दिखाओगे। तो लेट एक एलिमेंट उठाया हमने एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू R3 एंड वी शैल प्रूव। तो हमारे पास जब भी, हमने पहले भी कहा है कि जब भी थ्योरम प्रूव करते हो तो अपना जो डिजायर्ड चीज है वो पहले लिख दो कि हमने निकालना क्या है और क्या उसको निकालने का हमारा टेक्निक होगी वो हमने निकालनी। तो हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया R3 से और वो निकाल के दिखाएंगे W1 प्लस W3 में जा रहे हैं। W1 प्लस W3 में जाने की कंडीशन कि इस एलिमेंट की कोई एक एलिमेंट हमने उठाया, इस एलिमेंट के दो टुकड़े होंगे जिसमें पहला टुकड़ा W1 में और दूसरा टुकड़ा जो होगा वो W3 में जा रहा है। क्योंकि W1 प्लस W3 इज द सम ऑफ टू सबस्पेसेस, जिसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं, ईच एलिमेंट हैज डीकंपोजिशन, विच में फर्स्ट पार्ट ऑफ द डीकंपोजिशन इन W1 होगा, सेकेंड पार्ट ऑफ डीकंपोजिशन इन W3 होगा। नाउ एक्स वाई जेड हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया है R3 का और हमने इसके टुकड़े करके दिखाने किस में जाना चाहिए, वो W1 प्लस W3 में। अब W1 की डेफिनेशन क्या है, W1 की डेफिनेशन की वो सेट बनाना है जिसमें इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स का सम जो हो वो 0 हो, और W2 की डेफिनेशन है हमारे पास जहाँ फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट बराबर हो। W3 की डेफिनेशन है जहाँ हमारा फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट 0 हो और थर्ड। तो ये हमारे पास W1 W2 W3 की डेफिनेशन। तो एक्स वाई जेड की ऐसी डीकंपोजिशन करनी है कि पहले तो इन तीनों का सम जो है वो 0 आए और साथ में तीसरा कोऑर्डिनेट जो हो वो 0 0 Z हो, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो और तीसरा कोऑर्डिनेट जो। अब हमारे पास क्योंकि मुझे टुकड़े ऐसे करने हैं कि जिसमें W3 के टुकड़ा करना है कि फर्स्ट टुकड़ा इन W1 और
सेकंड टुकड़ा W3 में जाए, तो सेकंड टुकड़ा जो W3 में जाएगा उसकी तो कंडीशन है कि वो 0 0 होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होने चाहिए। अगर मुझे यहाँ इसको ऐड करना तो फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी x, ताकि x प्लस 0 वापस x आ जाए, y प्लस 0 वापस ये आ जाए। अब हमारे तीसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर आ रहे हैं कि तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। तीसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर कंडीशन है कि अगर वो W1 में जाए तो तीसरा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब z शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। तो तीसरा कोऑर्डिनेट हमने ले लिया माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि अगर ये W1 में भेजना है तो। अब फिर से क्योंकि मुझे थर्ड कोऑर्डिनेट प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट का सम जो है वो z चाहिए, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। इस कंपोनेंट को अगर मैं t, सपोज हमारे पास t है, तो t माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टी शुड बी इक्वल टू जेड। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, z प्लस का x प्लस का y। तो थर्ड कंपोनेंट फॉर दिस प्लेस शुड बी इक्वल टू z प्लस x प्लस y। तो x y z के जो टुकड़े करने हैं वो इस तरह से करने हैं कि वो टुकड़ा सेकंड टुकड़ा जो है वो किस में जाए, W2 में जाए। अगर ये टुकड़ा W2 में जा रहा है, W3 में जा रहा है, हमारे पास W3 है फर्स्ट पार्ट में, तो W3 में जा रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट शुड बी 0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर x होना चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ y होना चाहिए, ताकि सम करे तो वापस x प्लस y आ जाए। और थर्ड कोऑर्डिनेट क्योंकि हमें W1 में टुकड़ा चाहिए तो यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई होना पड़ेगा। और तीसरा कोऑर्डिनेट प्लस तीसरा, तो यहाँ का तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, z प्लस का x प्लस का y। तो अब जब भी कोई एलिमेंट उठाओगे उसको टुकड़े कर सकते हो, वन दिस पार्ट ये पार्ट, और सेकंड वाला दिस पार्ट इज इन W1 एंड दिस पार्ट इज इन W3। तो हमारे पास ईच एलिमेंट इन R3 कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स in which first element is in W1 and the second element is in W3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 2 3 लूँ, यहाँ पर ये सिंपल रफ के लिए है हमारे पास 1 2 3 लें, तो 1 2 3 में हमारे पास डिकम्पोजिशन किस तरह से होगी, 1 2 एंड यहाँ पर -3, ताकि इन तीनों का सम जो आए वो 0 आ जाए। और इधर 0 0 यहाँ कितना होना चाहिए, ताकि मैं -3 करूँ तो वो 3 आ जाए, तो यहाँ 6 होना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू, तो इस तरह से डिकम्पोजिशन होगी। देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हो, R3 इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ, यहाँ से क्या चीज निकल के आई, R3 is always the part of W1 plus W3 and that is again part of R3 कि A सबसेट है B का and B सबसेट है A का, therefore A is equal to B। तो यहाँ से क्या मिला, R3 is equal to W1 plus W3। तो ये हो गया हमारे पास पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने निकालना था R2 जो होगा, इनके R3 जो होगा वो किसका सम होगा, लीनियर सम होगा। हमने जो प्रूव करना है सेकंड पार्ट, R3 इज सम ऑफ W2 एंड W3। अब फिर से वही सेट को इक्वल निकालना है, तो एक साइड की कंटेनमेंट दूसरी साइड में, दूसरी साइड की कंटेनमेंट फर्स्ट वाली साइड में। तो वी नो वी हैव ऑलरेडी, यहाँ से लिख सकते हो, वी हैव W2 W3 दिस इज पार्ट ऑफ R3। सो वी शैल प्रूव, अगर मुझे निकालना है दोनों को बराबर, सो वी शैल प्रूव R3 is part of W2 plus W3। तो लेट एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया हमने x y z बिलोंगिंग टू R3, और हम प्रूव करने के उसके दो टुकड़े होंगे, जिसमें से फर्स्ट टुकड़ा W2 में जाएगा और सेकंड टुकड़ा जो होगा वो W3 में जाएगा। W2 की कंडीशन, फिर से W2 की कंडीशन है ये हमारा फर्स्ट और थर्ड, इस तरह के एलिमेंट्स जहां हमारा फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट बराबर हो, 0 0 z टाइप के एलिमेंट। तो x y z कैन बी रिटन एज, अगर हम ध्यान से देखें फिर से वही हमने टुकड़े किस तरह से करने हैं कि थर्ड वाला सेकंड वाला टुकड़ा जो है वो W3 में जाए, तो सेकंड W3 में जाने की कंडीशन 0 0 होना चाहिए। अगर यहाँ 0 0 है तो यहाँ तो डेफिनेटली x y होना चाहिए। तो x y, अब हमारे पास W2 की कंडीशन कि फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट शुड बी सेम, तो यहाँ x होना चाहिए, x इज इक्वल टू z। तो फिर यहाँ x है, मुझे टोटल सम तो z चाहिए, यहाँ z चाहिए, तो अब यहाँ कितना, यहाँ x है, यहाँ कितना लिखें हम कि टोटल सम जो है वो z आ जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे -x प्लस का z, सो दैट टोटल सम इज इक्वल टू z। क्योंकि अगर हम इस कंपोनेंट को t मान लें तो t प्लस x शुड बी इक्वल टू z, और t की वैल्यू कितनी आ गई, z माइनस एक्स या माइनस एक्स प्लस का z। तो अगर हमारे पास कंपोनेंट्स निकालने का तरीका हम देखेंगे कि यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ एक्स वाई होना चाहिए। अब फिर से W1 की कंडीशन कि हमारे पास फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट सेम, यहाँ x होना चाहिए।
फिर यहाँ पर यहाँ क्या हमें कि यहाँ इस तरह का एलिमेंट रखना चाहिए कि थर्ड कोऑर्डिनेट प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट इक्वल टू जेड आ जाए, या अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट का नाम टी रखें तो टी प्लस एक्स जेड आ जाए, तो टी की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस एक्स। तो दैट मीन्स क्या बन गया हमारे पास, किसी भी एलिमेंट को हम लिख सकते हैं किस तरह से, एक्स वाई एक्स प्लस का 0 0 जेड माइनस एक्स। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू W2 and this element belongs to W3. So R3 is contained in W2 plus W3 is equal to W2 plus W3। तो ये हमने प्रूव करके देखा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही अगला पार्ट कि इन दोनों लीनियर सम में से कौन सा सम डायरेक्ट सम बनेगा। डायरेक्ट सम की एक तो ये थी कि ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, वो निकालें, या फिर हम इंटरसेक्शन निकाल के दिखा दें कि इंटरसेक्शन अगर 0 एलिमेंट आ रहे हैं तो वो लीनियर सम डायरेक्ट सम बनेगा ही बनेगा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं टू चेक विच लीनियर सम इज डायरेक्ट सम। सो वी शैल फाइंड, क्या निकालोगे, हम निकालेंगे, हमारे पास पहला पार्ट था R3 इज W1 लीनियर सम W3, तो हम निकालेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन, और दूसरा था हमारे पास R3 इज लीनियर सम ऑफ W2 एंड W3 एंड वी शैल फाइंड W2 इंटरसेक्शन W3। तो इन दोनों में से जो भी इंटरसेक्शन 0 आ जाए, हो सकता है दोनों ही 0 आ जाए तो दोनों लीनियर सम ही क्या बनेंगे, डायरेक्ट सम बनेंगे, हो सकता है दोनों ही 0 ना आए इंटरसेक्शन तो दोनों में से कोई भी सम लीनियर सम डायरेक्ट सम नहीं बनेगा। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं W1 इंटरसेक्शन W3। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W3 वी शैल फाइंड यहाँ पर। तो अब W1 की कंडीशन, हमारे पास W1 की कंडीशन कि इन तीनों का ये जो एलिमेंट है W1 में भी जा रहे हैं, और ये जो एलिमेंट देयरफॉर क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू W1 एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू W3। W1 की डेफिनेशन है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम जो है वो 0 होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 0। एंड W3 की डेफिनेशन हमारे पास डेफिनेशन है 0 0 z टाइप का एलिमेंट, तो इट मीन्स एक्स वाई जेड इज ऑफ द फॉर्म 0 0 z, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में x और z y 0 पुट करेंगे, देयरफॉर वी गेट z इज इक्वल टू 0। तो z 0 आ गया, x y ऑलरेडी 0 है, तो की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 0 0, x 0 y 0 एंड z 0, दैट मीन्स इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, 0। दिस इज 0 वेक्टर 0 0 0। सो हमारे पास R3 जो होगा वो डायरेक्ट सम बन गया किसका, W1 एंड W3। सेम इसी तरह से अब हम W2 एंड W3 के इंटरसेक्शन निकालेंगे। नेक्स्ट वी शैल फाइंड W1 और W2 इंटरसेक्शन W3। तो लेट एक एलिमेंट उठाया इंटरसेक्शन से एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू W2 इंटरसेक्शन W3। अब यहाँ से क्या आया, दैट मीन्स एक्स वाई जेड हमारे पास बिलोंग करेगा W2 में एंड एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा W3 में। दैट मीन्स W2 में बिलोंग कर रहा है एक्स वाई जेड, तो W2 की डेफिनेशन है एक्स शुड बी इक्वल टू जेड, और यहाँ पर x और y 0 होना चाहिए। तो x और y 0 है, x और z तो बराबर है, इट मीन्स x भी 0 y भी 0 एंड z और x तो बराबर है, इट मीन्स x y z की वैल्यू क्या बची, 0 0 0। सो यहाँ पर भी क्या आगा, दोनों ही हमारे पास सम जो है लीनियर सम जो है वो डायरेक्ट सम बन चुके हैं। दोनों ही लीनियर सम क्या है, डायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, V is the subspace of all the function, V is subspace of all the function f from real valued function from R से R is function की डेफिनेशन, to each element in domain
f हैज यूनिक इमेज इन वर्ड में। तो हमारे पास respect to binary operation of composition of function and scalar multiplication of function, तो ये वेक्टर स्पेस बनता है। V is the vector space over the field of real number। W हमने सेट लिया इसी के अंदर से ही वो सारे फंक्शंस का f such that f of x is equal to f of minus x for all x belongs to R। इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? इवन फंक्शन, कि f minus x is equal to f of x, इवन फंक्शन हमारे पास आएंगे। तो W1 हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल दो इवन फंक्शन, W1 नाम रख लेते हैं यहाँ पर हम। एंड W2 सेट है, सेट ऑफ ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो दैट मीन्स माइनस एक्स का स्क्वेयर, दैट इज अगेन एक्स स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये जो फंक्शन आया f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये किस में जाएगा? W1 में। अगर f ऑफ x अगर x क्यूब होता, यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू दैट मीन्स माइनस एक्स का क्यूब एंड दैट इज माइनस एक्स क्यूब, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये ओड फंक्शन बनता, ये W2 में जाता। तो ये हमारे पास W1 एंड W2 दो सब स्पेसिस दे रखे हैं। प्रूव करना है हमें कि कोई भी वेक्टर स्पेस जो होगा वो फंक्शंस का जो वेक्टर स्पेस बन रहा है वो इन्हीं दोनों का डायरेक्ट सम होगा। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन कि V इज पहले तो लीनियर सम एंड देन हम प्रूव करेंगे इनकी इंटरसेक्शन जो होगी वो जीरो एलिमेंट आएगी। तो वी नो दैट वी ऑलरेडी हैव, लिखो यहाँ नो तो वी हैव W1 फंक्शंस का ही सेट है, W2 भी फंक्शंस का ही सेट है, W1 प्लस W2 दिस इज द पार्ट ऑफ V। नेक्स्ट कोई भी एक फंक्शन लो, लेट f बिलोंगिंग टू V बी एनी एलिमेंट, और हम निकाल देंगे इसके दो टुकड़े होंगे, दूसरा जो टुकड़ा होगा वो W2 में जाएगा। तो अब इसमें करना किस तरह से, हम किस तरह से टुकड़े करेंगे? f डिफाइन, एक नया फंक्शन डिफाइन किया, एक g फंक्शन डिफाइन किया। g किस तरह से डिफाइन किया? दिस इज हाफ ऑफ gx डिफाइन करने जा रहे हैं। g फंक्शन डिफाइन किया r से लेके r तक, रियल वैल्यूड फंक्शन। किस तरह से डिफाइन किया कि g किसी भी पॉइंट x के ऊपर, किसी भी रियल नंबर x के ऊपर उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। इस तरह से कि g एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें g की जो वैल्यू है वो दैट इज हाफ ऑफ f x एंड f ऑफ माइनस x। तो g फंक्शन बन जाएगा क्योंकि बिकॉज f इज ए फंक्शन और f ऑफ माइनस एक्स भी फंक्शन बना, तो इन दोनों का सम भी फंक्शन बनेगा, तो g इज ए फंक्शन। देन g जो होगा वो v में होगा। सारे के सारे फंक्शंस रियल से लेके रियल तक वो g में किस में जा रहे हैं? v में जा रहे हैं। तो v वेक्टर स्पेस है, g v में गया। आल्सो डिफाइन h r से लेके r तक, किस तरह से डिफाइन किया? किसी भी पॉइंट x के ऊपर, x हमारे पास रियल नंबर है, x इज रियल नंबर, और किसी भी पॉइंट h उसके ऊपर, x के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x। वहाँ हमने एडिशन लिए, यहाँ हमने क्या लिया? सब्ट्रैक्शन लिया। तो अब हमारे पास g की वैल्यू है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, और h की जो वैल्यू है वो h की वैल्यू है हमारे पास f ऑफ x माइनस f। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, अब ध्यान से, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या बचेगा? देन हमारे पास क्या बचने वाला है वो देखो। अब देन वी कैन सी gx प्लस hx, gx प्लस hx कितना बनेगा जब ऐड करोगे? तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, दिस पोर्शन, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा क्या? g ऑफ x प्लस hx की वैल्यू हाफ ऑफ fx प्लस हाफ ऑफ fx, वापिस fx। इसका मतलब f कोई भी हमने उठाया था फंक्शन वेक्टर स्पेस से, उसके दो टुकड़े तो हो रहे हैं, g और h। देयरफॉर क्या बचा? f x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस h ऑफ x। अब टुकड़े तो हो गए, लेकिन हमने निकालना है कि वो टुकड़े होने चाहिए थे जिसमें से एक टुकड़ा W1 में जाए, दूसरा टुकड़ा W2 में जाए। नाउ g की जो वैल्यू है वो क्या लिया हमने? हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो देन g ऑफ माइनस एक्स कि अगर ये टुकड़ा मुझे W1 में चाहिए तो हमने निकाला g ऑफ माइनस
तो यहाँ x की जगह जहां जहां भी x है वहां वहां क्या रख देंगे, माइनस x रख देंगे, दैट इज f ऑफ माइनस x। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ f माइनस x एंड देन हाफ ऑफ fx। तो ये वापस किसके इक्वल, रियल नंबर है, a प्लस बी लिखे या b प्लस a लिखे, बोथ आर सेम थिंग, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ fx प्लस f माइनस x। तो ये चीज पहले लिख दी और ये चीज इधर लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, एडिशन कॉम्यूटेटिव है। दिस इज इक्वल टू अगेन, ये किसके इक्वल आ गया, g के इक्वल आ गया, दिस इज अगेन g। सो g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू g ऑफ x, क्योंकि बनाया ही हमने ऐसा था कि g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू g ऑफ x के इक्वल आ जाए। दैट मीन्स g किस में चला गया, हमारे पास g फंक्शन बना था और g माइनस x की वैल्यू g के बराबर आ रही थी, इट मीन्स g कहाँ चला गया, w1 में, तो g w1 में चला गया। आगे फिर से नाउ hx की वैल्यू थी हमारी हाफ ऑफ fx प्लस f ऑफ माइनस x, और माइनस का बीच सब्ट्रैक्शन थी यहाँ पर, तो h माइनस x निकालोगे तो वो क्या बचेगा, हाफ ऑफ f माइनस x और माइनस ऑफ माइनस x, तो ये बच जाएगा x। तो यहाँ से माइनस अगर हम बाहर निकाल दें तो दैट इज इक्वल टू अगेन दैट इज माइनस ऑफ hx। तो दैट मीन्स h माइनस x की वैल्यू, किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ hx। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, hx किस में चला जाएगा, h फंक्शन किस में चला जाएगा, w2। तो इवन g जो बन रहा है वो इवन फंक्शन बन रहा है, h जो बन रहा है वो ओड फंक्शन बन रहा है, एंड f की वैल्यू जो थी वो किसके बराबर थी, g fx इज इक्वल टू gx प्लस hx फॉर ऑल x, जितने भी रियल नंबर थे। दैट मीन्स f इज इक्वल टू g प्लस h, f इज द सम ऑफ दीज टू फंक्शन। सम है हमारे पास, हमारा जो वेक्टर स्पेस बना था उसमें एडिशन इसी तरह से डिफाइन था। एडिशन क्या था हमारे पास, किसी भी पॉइंट की f प्लस g की वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर किस तरह से निकालनी है, पॉइंट वाइज fx प्लस gx, ये ऑपरेशन डिफाइन कर रखा था। तो अब g प्लस h की वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, gx प्लस hx, और वो किसके बराबर है, f के बराबर, तो g प्लस h किसके बराबर आ गया, f के बराबर। तो दिस वाज द हमारे पास एडिशन, जो एडिशन डिफाइन कर रखा था वेक्टर स्पेस बनने के लिए। तो f की वैल्यू आ गई g प्लस h, दैट मीन्स हमारे पास वेयर g जो है वो w1 में है और h जो है वो w2 में है, दैट मीन्स v is contained in w1 plus w2 and that is always contained in v, so v is equal to w1 plus w2। तो लीनियर सम तो निकल गया, अब हमें तो निकालना था डायरेक्ट सम। अब डायरेक्ट सम की नेसेसरी कंडीशन क्या निकालेंगे हम, कि इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो जस्ट और जस्ट जीरो एलिमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए तो कोई एक फंक्शन उठाएंगे, let f belonging to w1 intersection w2, therefore f w1 में भी गया and f w2 में भी गया। f w में that means odd function है, therefore f of x की वैल्यू किसके बराबर, f of माइनस x के बराबर, और यहाँ से f of x की वैल्यू माइनस ऑफ f माइनस x के बराबर। that means क्या आया, f of x की वैल्यू ये भी है, f of x की वैल्यू ये भी है, दैट मीन्स क्या आया, f माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ f माइनस एक्स। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं f of x की वैल्यू माइनस ऑफ fx के बराबर। f माइनस एक्स को बराबर रखो f माइनस एक्स को, यानी कि f माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ fx। तो ये वाली साइड को इस साइड के बराबर रखा, f माइनस एक्स की भी दो वैल्यू आ रही है, f माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है fb, f माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस fb, तो fx शुड बी इक्वल टू माइनस fx, ये इधर जाके ऐड हो गया, दैट मीन्स 2 टाइम fx शुड बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। कोई भी फंक्शन सभी पॉइंट्स के ऊपर जीरो वैल्यू ले रहे हो उसको हम जीरो फंक्शन बोलते हैं, और यही एडिटिव आइडेंटिटी थी एक्चुअली, इसको किसी भी फंक्शन में ऐड किया जाए तो वापस वही आ जाए। तो f इज द जीरो फंक्शन, दैट मीन्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट आएगा और कुछ नहीं है। तो पास था नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ हमने दोनों का v को निकाला कि एवरी फंक्शन कैन बी डीकम्पोज्ड एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। तो नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के भी, हम ट्राई कर सकते हैं कि वो लीनियर सम या डायरेक्ट सम में से क्या बनेंगे। तो यही स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली नाम से ही दिख रहा है, दिस इज द बेस ऑफ द लीनियर अलजेब्रा,
बेसिस इसलिए कहा गया, बेस है लीनियर अलजेब्रा का। सिंपल हमारे पास डेफिनेशंस अभी आई थी, वेक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, डायरेक्ट सम लीनियर सम क्या होता है। एक्चुअल में जो लीनियर अलजेब्रा का बेस है वो बेसिस एंड डायमेंशन से ही शुरू होगा, इसी के ऊपर ही बेस्ड हमारे पास पूरा लीनियर अलजेब्रा चलेगा आगे। और लीनियर अलजेब्रा के जितने भी एप्लीकेशंस हैं आगे, चाहे वो किसी भी ब्रांच में है, बेसिस का ज़रूर इसमें जिक्र ज़रूर रहता है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो बेसिस एंड डायमेंशन का। ठीक, आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं।